हाँ भाई, यस। हालांकि जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत, आपने चैप्टर जिनके पास उपलब्ध हैं उन्होंने वो देख पाए होंगे। बाकी का नए चैप्टर में संधि, जो कि कक्षा 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिनके पास संस्कृत विषय है, साहित्य है सीनियर के अंतर्गत, उनके सिलेबस में है संधि, और बाकी का उससे छोटी कक्षाएं सभी में संधि सिलेबस में है। तो जहां हम शुरुआत करते हैं संधि के बारे में, सभी कॉपी खोलें, परिभाषित करेंगे संधि को। डेफिनेशन ऑफ संधि, संधि की परिभाषा लिखेंगे। सामान्य रूप से देखते हैं अपन, दो वर्णों के मेल को नोट करते चलेंगे। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। संधि कहा जाता है। और एक व्याख्या रूप में बात करें, यानी दो वर्णों के मिलने पर जो विकार या जो परिवर्तन आता है उसको हम संधि कहते हैं। और लिख सकते हैं, या दो वर्णों के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन आता है उसे संधि कहा जाता है। समझने की बात होती है कि संधि कौन सी पोजीशन हो पाती है। यानी संधि हमेशा सार्थक पदों में या समास होता है। सार्थक जहाँ है वहाँ सब कुछ जो व्याकरण है, ग्रामर है, वह सार्थक स्थिति में पाई जाती है। बशर्ते ध्यान क्या देना है, जब बात हम संधि की कर रहे हैं, संधि दो वर्णों का मेल है, माने प्लस के आगे इधर और इधर जो दो वर्ण हैं। बशर्ते सिद्धांत क्या है कि जब संधि होती है तो उन दो वर्णों के मध्य में अन्य किसी वर्ण का कोई व्यवधान नहीं होता है। यदि बीच में कोई वर्ण का व्यवधान हो गया, संधि नहीं हो सकती। संधि होती है कब? जब दो वर्णों के बीच में कोई व्यवधान नहीं होता है। तो संधि की परिभाषा आपने लिखी है, उसी क्रम में लिखेंगे आप संधि के प्रकार, है ना। एग्जाम्पल देता हूं, संधि किसे कहा है, उदाहरण लिखेंगे। यथा इति प्लस इदम, ये उदाहरण दिया हमने। अभी हमको ये नहीं देखना है कि ये स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है, ये विसर्ग संधि है, ऐसा भी नहीं समझना है हमें तो केवल संधि समझनी है, इसमें संधि है या नहीं है। तो इति में अंतिम वर्ण क्या मानेंगे, कौन बताएगा? इति में अंतिम वर्ण ई, हालांकि मात्रा आगे लगेगा, मात्रा पीछे ही मानी जाती है। प्लस इदम में पहला वर्ण कौन है? ई,
अब इस ई और इस ई के मध्य में किसी वर्ड का कोई व्यवधान है क्या, कोई बीच में वर्ड है क्या? यदि मान के चलो यहाँ अपन पा वर्ड कर देते तो क्या संधि हो पाती? नहीं होती संधि कभी। संधि कब होती है? जब दो वर्णों के बीच में कोई व्यवधान नहीं होता है। तो ई प्लस ई एजकल्ट बड़ी ई किस में होता है? दीर्घ संधि में। किस में होता है? ये एग्जाम्पल है दीर्घ संधि का है, ठीक है ना। तो हमें केवल यहाँ अपन दीर्घ संधि नहीं समझ रहे, हम केवल संधि समझ रहे थे। इति प्लस इदम एजकल्ट बन गया इतिदम। क्या बन गया? इतिदम। ये संधि का प्रारूप है। संधि को हम ऐसे समझेंगे, ठीक है ना। इति प्लस इदम एजकल्ट इतिदम, ई प्लस ई एजकल्ट बड़ी। अब लिखेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार में लिखेंगे आप नंबर 1 स्वर संधि। स्वर संधि जिसका दूसरा नाम पता है आपको? अच संधि। अच कहते हैं स्वर से, स्वर का ही दूसरा नाम है अच। नंबर 2 व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि। हल कहते हैं व्यंजन को। अच वर्ण स्वर वर्ण होता है, हल वर्ण व्यंजन वर्ण होता है। नंबर 3 विसर्ग संधि जिसका दूसरा नाम है विसर्ग। विसर्ग, हाँ विसर्ग संधि। संधि के प्रकार में हम हिंदी के अंतर्गत हिंदी विषय होता है, उसमें केवल स्वर व्यंजन और विसर्ग को पढ़ा जाता है, अदर कोई ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ संस्कृत के अंतर्गत प्रत्येक संधि के अलग अलग ऑप्शन हैं, अलग अलग भाग हैं। यानी स्वर के भाग 4, 5, 6 जो भी हैं, इसी तरह व्यंजन के हैं, इसी तरह विसर्ग के हैं। जबकि हिंदी विषय में कोई भी एग्जाम्पल आ गया, जैसे ये आ गया इतिदम, तो इतिदम में पूछेगा तो कौन संधि बताएंगे भैया तुम? स्वर संधि। कौन सी बताएंगे? स्वर संधि। ये नहीं हिंदी विषय और तो मैंने याद है साहब, और मार साहब ने हमको क्या कराया था? इतिदम दीर्घ संधि में कराया था, लेकिन वहां ऐसा चैप्टर है ही नहीं आपके पास। वहां तो स्वर व्यंजन विसर्ग है ना, विषय से यही प्रारूप है और इसी प्रारूप को लेकर चलना होता है। तभी तो कह देते हैं, तभी तो ऐसा होता है कि साहब हिंदी में नंबर ज्यादा क्यों आगे? अरे यूं आगे भैया, बाम तो स्वर व्यंजन विसर्ग ही बताना पड़ रहा है? लेकिन यहाँ क्या करना पड़ रहा है कि स्वर में कौन सी है, व्यंजन में कौन सी संधि है, या विसर्ग में कौन सी है। ऐसे नहीं है। आप देखना हिंदी में विशेष करके इसी तरह का है, बशर्ते क्या है कि उसमें पॉइंट टू पॉइंट नंबर डाल दिए, नंबर डाल दिए, यानी उसके प्रारूप अलग अलग बना दिए, खाली पॉइंट टू पॉइंट, बाकी का संधि का कोई नाम नहीं दिया है। जैसे संधि में स्वर संधि में पहला रूल्स, दूसरा, तीसरा, चौथा रूल्स अलग अलग है, लेकिन संधि का नाम केवल स्वर है, दूसरा कोई भी नहीं है। नोट कर लिया? आगे चलिए, अब डालिए दोबारा से एक लाइन छोड़ के स्वर संधि। स्वर संधि इसको परिभाषित करेंगे, लिखेंगे आप, लिखिए वह संधि
जिसमें मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर हों, मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर हों, उसे स्वर संधि कहा जाता है। उसे स्वर संधि कहा जाता है। लिख लिया? कहने का मतलब है स्वर में चाहे कितने भी भाग हैं, स्वर संधि के सभी में दोनों तरफ स्वर मिलेंगे। अंतर क्या मिलेगा? समान और असमान स्वर का मिलेगा। व्यंजन नाम ही नहीं आएगा वहां, केवल स्वर मिलेगा दोनों साइड में। लेकिन अंतर क्या है स्वर में? ये कहीं स्वर समान है, कहीं असमान है, इतना अंतर है। तो एग्जाम्पल जैसे उसमें आप लिख सकते हैं, उदाहरण लिखेंगे यथा में, संधि में, स्वर में मधु प्लस अरि। जहां हिंदी की बात करेंगे, हमने क्या देखा? मधु में ऊ है, ये क्या एक स्वर है। अरि में आ है, ये क्या है? स्वर है। स्वर संधि हुई? क्लियर है? नहीं समझ में? अभी हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, केवल हम तो स्वर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये संधि कौन सी हो गई? यहाँ में स्वर संधि है गई। माने क्या हुआ? मध्वरी, यानी ऊ का हमने वा बना दिया, मध्वरी। ठीक है ना? जहां बात करेंगे स्वर में तो साफ स्वर संधि है, कहीं कोई बात नहीं। केवल स्वर की बात करते और हिंदी में बात करें तो स्वर संधि है। हमें खाली क्या करना है, यहां जैसे विसर्ग वाली पोजीशन होती है संस्कृत, वो नहीं होना है। ये लिख दिया मधु प्लस अरि बराबर मध्वरी। हिंदी की संधि है गई स्वर संधि के लिए, अंक मिल गया पूरा। और संस्कृत में आ जाए मधु प्लस अरि मध्वरी लिख दे स्वर संधि, नहीं हो, ये अलाउ नहीं हो सकता है। नहीं समझ में? काका बाबानते तो काम चल रहा है? कोई शादी संबंध करने वाला होता है, कौन ते पूछे कि बाबा ही बात है मान ले? आज ना माने, पहले माना करते थे। पहले बाबा करते तो सही बात है, जाति सिद्ध है साहब। ना ना, बाबा काके को छोरा ये पूछो साहब, भाई ये पूछो। और लड़के वाला क्या कहेगा? मुँह ना छोरा ये पूछो तो वो जाने बा घर के जाने कछु ना है, वो कह दे तो हेजागो सा नहीं कछु ना है। ऐसा नहीं होता है क्या? लेकिन पहले ऐसे समय नहीं था। पहले कैसे समय था कि कोई भी, और विशेष करके बात करूं मैं, कि जो नाऊ होते थे ना गांव में, बाल काटने वाले, ऐसे घर का संचालन सा करते थे वे। घर में कोई काम हो रहा है कि बाबू करे, वो सब काम को सिद्ध करके देगा। लड़का देखने जाएगा, लड़की देखने जाएगा, बुई चले जा तो बुई देखिया तो बढ़िया, तो बढ़िया, कोई नहीं होना कर तो कैसी है साहब, कोई बात ही नहीं करता था। तो आज जो समय है पॉइंट टू पॉइंट का है। कल भी मैंने बताया था आपको कि आज का सिलेबस क्या चाहता है। आज का सिलेबस चाहता है कि ये इसका प्रश्न है, आंसर तुरंत ये है, इतना ही। इतना बड़ा प्रश्न है, उसका आंसर इतना देना है, बड़ा नहीं देना है। पहले क्या है, आपने देखा होगा पैसेज आया करते थे छांटने के लिए अंग्रेजी में। आज नहीं, पैसे छांट गए, ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। अब हम क्या होता था, पैसे छांटते साहब, कई लाइन मिल रही है, हम पैसे में लिख दो ये उत्तरिया को। पहले सिलेबस होल वाला था, लेकिन आज सीमित सिलेबस है, वह पॉइंट टू पॉइंट वाला है। आपको एक शब्द में ही जवाब दे देना है। आप हम लिखिए निबंध, नहीं मानेगा उसको। एक शब्द में ही जवाब देना कि वास्तव में उत्तर ये है इसका, वही मूल उद्देश्य माना जाता है। सुनिए, अब लिखेंगे स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार।
स्वर संधि के प्रकारों में नंबर 1 डालेंगे आप, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि समझने का अंतर है, सिलेबस दोनों पोजीशन का बताऊंगा मैं। जैसे 12वीं में सिलेबस किस तरह से चलता है और 10वीं में किस तरह से चलता है। दीर्घ संधि सूत्र है इसका, अक है सवर्णे दीर्घ है। कक्षा 12वीं के अंतर्गत आपको संधि को क्लियर नहीं मानना है, आपको सूत्र को क्लियर मानना है। क्या लिख दिया, अकय सवर्णे दीर्घ है, यह सूत्र है। और जहां 12वीं क्लास में अपन संधि पढ़ते हैं तो अपन सूत्र को क्या है, सूत्र की व्याख्या करके उसको समझाते हैं। जबकि 10वीं के अंतर्गत क्या है, अपन वर्णों को डिवाइडेशन करके, वर्णों को बांट करके उसको जब समझाया जाता है। जब दोनों पोजीशन दूंगा मैं आपको, देखिए लिखेंगे इसमें, वह संधि जिसमें ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व कहते हैं छोटे वर्ण, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री, बताया था मैंने, ह्रस्व वर्ण माने जाते हैं। वर्णों को मैंने 3 भागों बांट दिया था, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, बताया था ना। इसको बोलने में कम समय लगा, दीर्घ को उससे दोगुना लगा, प्लुत को उससे तिगुना समय लगा। तो वही बात है। तो यहाँ बात कर रहे हैं अपन ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ, आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री, ये ह्रस्व वर्ण हैं। और इनके दीर्घ वर्ण भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ी री, ह्रस्व या दीर्घ ये पूरे हो गए। ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद चाहे ह्रस्व वर्ण आ जाए चाहे दीर्घ आ जाए, कोई सा भी आ जाए, के बाद समान स्वर, के बाद समान स्वर आए तो उसका दीर्घ कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। उसका दीर्घ कर दिया जाता है। वर्ण हैं 4, आ, ई, उ, री, के बाद कैसा होना चाहिए, समान। समान पोजीशन बताऊंगा आपके लिए, समान होना चाहिए। समान पोजीशन में देखिए आप क्या समान होता है, सुनेंगे। जैसे आ और आ, ये दोनों वर्ण आपको असमान लग रहे हैं कि छोटा आई बड़ा असमान है, लेकिन छोटा आ बड़ा इन दोनों को समान पोजीशन में माना जाता है। नहीं समझ में, छोटे आ के बाद यदि बड़ा आ की मात्रा आती है, छोटे आ की मात्रा के बाद बड़े आ की मात्रा, तो वह समान है। नहीं समझ में। और छोटी ई के बाद बड़ी ई की मात्रा आ जाए, वह भी समान है ना। छोटे ऊ के बाद बड़े ऊ की मात्रा आ जाए, वह भी समान है। री के बाद री आ जाए तो वह भी समान है। लेकिन असमान क्या हुआ, स्वर भी असमान पोजीशन क्या है। जैसे आ के बाद ई आ गया, ये असमान पोजीशन है। कैसी है, असमान। नहीं समझ में, असमान पोजीशन है।
आ के बाद ई आया है, आ के बाद ऊ आ जाए, आ के बाद री आ जाए, असमान पोजीशन मानी जाती है। लेकिन सही माने क्या है कि समान तो या माने साहब, छोटे आ के बाद छोटो आयो ई समान है साहब, है ये तो समान है ही है, लेकिन छोटे आ के बाद बड़ा आ आता है वह भी समान माना जाता है। छोटी के बाद बड़ी आती वह समान मानी जाती है, या बड़ी के बाद बड़ी ईमात आती है वह भी समान है ही है, छोटी के बाद छोटी वह भी समान है, लेकिन छोटी के बाद बड़ी आ जाती वह भी समान मानी जाती है। विशेष पॉइंट है, दिमाग में ये रखना है कि हम दीर्घ पोजीशन कैसे लें, कि हमने बता दिया दीर्घ कर दिया जाता है। हालांकि इसी क्रम में हम रोजाना पढ़ेंगे, रोजाना पढ़ रहे हैं। हर जो भी आपको क्लास मिल पा रही है, ऑनलाइन जो भी क्लास मिल रही है, क्लासों में खूब वास्तव में ये लगा कि नहीं मेरे को जो चीज़ समझाई जा रही है, जैसे कक्षा में हम ऑफलाइन पढ़ते हैं उसी क्रम में हमको समझ में आ रहा है। ऐसे ही तो है भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है, केवल क्या है यहाँ बच्चे हमारे सामने दिखाई देते हैं, ऑनलाइन बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड से तो हम वही पढ़ पा रहे हैं। तो वास्तव में आपको अच्छा लगे कि नहीं गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे, तो आपको अपनी जो वीडियो है लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है, इसका ध्यान रखेंगे। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला चैप्टर या इसी चैप्टर से संबंधित जो भी स्थितियां हैं वो आपको बताई जाएंगी। ठीक है।